हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो आपकी ये क्लास है, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। जी हाँ, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना आपके समय को बर्बाद किए हुए हम चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। जिस चैप्टर पर हम बात करने वाले हैं उस चैप्टर को देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने आपको कहा कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, देखिए इसके इतिहास को समझने से पहले, यानी कि धातु और अधातु से को समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है। सबसे पहले तो बच्चों, अगर हम इसके हिंदी की बात करें तो इस मेटल और नॉन मेटल को हिंदी में क्या कहा जाता है, धातु एवं अधातु। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, धातु एवं अधातु कहते हैं। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको बोर्ड स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी। तो बच्चों, सबसे पहले आपको हम बताएं, धातु अधातु को जानने से पहले आप पदार्थ को समझिए। देखिए, दुनिया की जितनी सारी भी चीजें हैं ना बच्चों, वे सारी चीजें जो जिसमें आयतन एवं द्रव्यमान हो, उन तमाम चीजों को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था, जिसकी 3 अवस्थाओं के बारे में आप चर्चा किया था। ठीक है, पदार्थ के 3 अवस्थाओं की चर्चा किया था, जिसको ठोस, द्रव और गैस कहा गया है। ठीक है, आज हम जानते हैं कि आखिर पदार्थ को किन किन भागों में बांटा गया है, और ये जो धातु अधातु है ना, वो पदार्थ का कौन सा भाग है। तो शुरू से ही हम आपको लेकर के चलते हैं। रिवीजन क्लास है चूंकि, लेकिन फिर भी मैं आपको शुरू से बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें ना पदार्थ की, तो आप जानते हैं दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें क्या है, पदार्थ है। क्लियर है? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। देखिए, पदार्थ के प्रकारों की बात करें तो पदार्थ को बांटा गया है 2 गुण के आधार पर। पहला जो इनका गुण होता है ना, उसे हम कहते हैं भौतिक गुण, और दूसरा जो बच्चों गुण होता है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक गुण। पहला गुण मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, भौतिक गुण, और दूसरा जो गुण होता है उसे हम कहते हैं रासायनिक गुण। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भौतिक एवं रासायनिक गुण। मेरे भाई, भौतिक गुण के आधार पर अगर हम बात करें इस पदार्थ को ना, तो पदार्थ को बांटा गया है 3 भागों में। ठीक है, पहला को हम कहते हैं ठोस, द्रव एवं गैस। तीसरा क्या है, गैस है। ये 3 प्रकार होते हैं भौतिक गुण के आधार पर। क्लियर है? अब अगर हम बात करें रासायनिक गुण के आधार पर, तो रासायनिक गुण के आधार पर इस पदार्थ को बांटा गया है 2 भागों में। उम्मीद करते हैं कि तमाम बच्चों को बोर्ड क्लियरली दिख रही है। हाँ, दिख रही है ना? कमेंट कीजिए बच्चों, सारे के सारे बच्चों। अगर कमेंट करिए अगर बोर्ड आपको क्लियर दिख रही है, तो यस सर कमेंट करेंगे सारे के सारे बच्चे। ठीक है, रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ को बांटा गया है 2 भागों में। पहले वाले को हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। क्लियर है? पहले वाले को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, शुद्ध पदार्थ, और दूसरे को कहा जाता है अशुद्ध पदार्थ। क्लियर है? अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, शुद्ध पदार्थ की अगर हम बात करें भाई, तो शुद्ध पदार्थ को बांटा गया है 3 भागों में, सॉरी 2 भागों में। ठीक है, शुद्ध पदार्थ को बांटा गया है 2 भागों में। पहला हमारा जो आता है वो है तत्व, और दूसरा क्या होगा, यौगिक। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक। क्लियर है? अगर हम बात करें इस अशुद्ध पदार्थ की ना, तो इस अशुद्ध पदार्थ के एक ही प्रकार होते हैं, जिसको कहा जाता है मिश्रण। और इस मिश्रण को बांटा गया है 2 भागों में, यानी मिश्रण के होते हैं 2 प्रकार। पहला को हम कहते हैं समांग मिश्रण। पहले मिश्रण को क्या कहा जाता है बच्चों, समांग मिश्रण, और दूसरे को कहा जाता है विसमांग मिश्रण। विसमांग मिश्रण। ठीक है, पहला है हमारा समांग मिश्रण, और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों क्या है, विसमांग मिश्रण। क्लियर है? इन तमाम चीजों, और हाँ, यौगिक की भी अगर हम बात करें बच्चों, तो यह यौगिक भी 2 प्रकार का होता है। पहला को हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। पहला को बच्चों क्या कहेंगे, तो कार्बनिक यौगिक, और दूसरा को हम कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक। क्लियर है? अगर हम बात करें बच्चों इस तत्व की, तो तत्व होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, पहला को कहा जाता है धातु, दूसरा को कहा जाता है अधातु। मेन रूप से तो यही 2 प्रकार कहलाते हैं, और तीसरा को कहा जाता है उपधातु। तीसरा को बच्चों क्या कहते हैं, उपधातु। ठीक है, तो यही हमारा चैप्टर है। जिस चैप्टर पर हम चर्चा करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम क्या है मेरे बच्चों, धातु एवं अधातु। मतलब कि हम इसी चैप्टर पर क्या करने वाले हैं, इसी पाठ पर, इसी पॉइंट पर हमारी पूरी की पूरी अगली क्लास होने वाली है। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक बार हम आपको रिवीजन करा दें।
अगर हम बात करें बच्चों पदार्थ की कि आखिर पदार्थ किसको कहते हैं, तो कहेंगे वे सारी चीजें जिसमें आयतन हो, द्रव्यमान हो तथा अवरोध उत्पन्न करे। आयतन का मतलब होता है कि कोई भी चीज है ना वो जगह छेकेगा। जैसे ये हमारा मार्कर है, इस मार्कर को हम यहाँ रखें तो ये जगह छेका कि नहीं छेका, यहाँ रखे तो जगह छेका कि नहीं छेका, यहाँ रखें या हम इसको फ्रिज पर रख दें, हाथ में रखे, क्या ये जगह छेक रहा है कि नहीं छेक रहा है? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल जगह छेक रहा है। तो क्या हम मार्कर को पदार्थ कहेंगे? कहेंगे कि पहले चेक कर लेते कि और गुण इसमें आ रहा है पदार्थ वाला कि नहीं आ रहा है। क्या ये जगह छेका है? तो बिल्कुल छेका है, चाहे वो निश्चित जगह छेके चाहे अनिश्चित जगह छेके, लेकिन जगह छेक रहा है। क्लियर है? उसके बाद हमने आपको कहा उसमें द्रव्यमान हो, क्या इस मार्कर का कोई ना कोई भार यानी कि कोई ना कोई द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा, इसका कुछ वजन होगा कि नहीं होगा? आपके जी सर बिल्कुल है वजन, 1 केजी 2 केजी 5 केजी 5 ग्राम 10 ग्राम 50 ग्राम, कुछ ना कुछ तो इस वस्तु का वजन होगा। इसमें भार भी है, यह आयतन भी है। जगह छेकना यानी वस्तु द्वारा छेके गए स्थान को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? आयतन कहते हैं। क्लियर है? उतना ही नहीं, उसके बाद अवरोध उत्पन्न करें। अवरोध उत्पन्न करने का मतलब क्या होता है? देखिए इस मार्कर को हम किसी वस्तु पर रख देंगे और आगे की ओर धक्का देना चाहेंगे, तो क्या हल्का इसमें टच करेंगे तो धक्का हो जाएगा? नहीं, हम इसको जब धक्का देंगे ना तो ये वस्तु क्या करेगा? उल्टा हमारी दिशा में, हमारे बल के विपरीत दिशा में ये अपना बल लगाएगा। हम इसको धकेलना चाहते हैं लेकिन ये नहीं धकलाएगा, इसका मतलब हुआ कि ये अवरोध उत्पन्न करता है। आप इस एग्जाम्पल से नहीं समझे तो हम एक एग्जाम्पल देते हैं, हम आपको एक और। आप कभी साइकिल चलाते हुएगा, आप देखते होगा कि घर से जब साइकिल लेकर निकलते हैं और कभी आपके विपरीत दिशा में हवा बह रही है ना, तो आप साइकिल को पैडल मारिएगा आगे की ओर, और कितना भी पैडल मारोगे आगे की ओर, साइकिल आपको कहाँ धकेल रहा है? पीछे की ओर। ठीक है? आप उल्टा हवा अगर बह रहा है, आपके विपरीत दिशा में अगर हवा बह रही है ना, तो आप आगे पैडल मारिएगा, लगेगा कि साइकिल हमको पिछमुड़िया धकेल रहा है, आगे की ओर नहीं जाने दे रहा है। जैसे पानी वगैरह को देखते होइएगा, जब नदी में पानी उनी आता है, बाढ़ उड़ आता है ना, तो आप आगे चलना चाहते हैं लेकिन पानी आपको क्या करेगा? पैर आगे बढ़ने ही नहीं देता है। क्लियर है? तो ये चीजें होती हैं, इसी को कहते हैं अवरोध यानी रुकावट पैदा करना। ठीक है? अवरोध डालना का मतलब होता है रुकावट पैदा करना। तो पदार्थ में ये गुण पाया जाता है तीनों का तीनों। ठीक है? आगे बढ़े, अगला हमारा पॉइंट आता है कि इस पदार्थ को बांटा है दो भागों में, पहला भौतिक गुण के आधार पर और दूसरा रासायनिक गुण के आधार पर। सबसे पहला जो बच्चों आता है ना, भौतिक गुण। देखिए भौतिक गुण में क्या होता है, किसी वस्तु को हम छू करके बताएंगे कि मुलायम है कि कड़ा है, कि बहेगा कि नहीं बहेगा, कि गैस बन के उड़ जाएगा। ठीक है? तो इसको कहा जाता है भौतिक गुण, जिसको हम फिजिकली चेक कर सकते हैं। फिजिकली चेक मतलब स्पर्श करके इसकी मोटाई लंबाई चौड़ाई, इस गुण के बारे में पता कर सकते हैं, इसकी स्थिति और अवस्था के बारे में पता कर सकते हैं, उसी को कहा जाता है भौतिक गुण। दूसरा आता है रासायनिक गुण, की इसमें किसी वस्तु के साथ क्या अभिक्रिया हो रहा है। अगर हम इसको हवा में रखेंगे तो क्या अभिक्रिया करेगा, पानी में रखेंगे तो किस तरह से अभिक्रिया करेगा। ठीक है? प्रयोगशाला में अगर इसमें हम कोई प्रयोग करेंगे तो किस तरह की अभिक्रिया होगी। ठीक है? तो यहाँ पर हम भौतिक और रासायनिक गुण को समझें। उसके बाद भौतिक गुण के आधार पर मेरे प्यारे बच्चों इस पदार्थ को बांटा गया है तीन भागों में। पहला का नाम है ठोस। ठोस हम वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित होगा। जैसे हम इस मार्कर की ही बात करें बच्चों, तो इस मार्कर की आकृति ऐसी होती है। ठीक है? अगर आपसे कोई पूछे कि आप हमें बताइए कि क्या आप इसको मार्कर कहिएगा, आप कहेंगे नो सर ये कर्क है, इसका निश्चित आकृति है, ये कैसा होगा? कर्क। तो क्या हर एक कर्क ऐसा ही होता है कि अलग अलग इस तरह का कभी कर्क आप देखे होइएगा? कभी नहीं देखे होइए। क्यों? क्योंकि ये निश्चित आकृति की मार्कर होती है, ऐसी आकृति का ही मार्कर होता है। ठीक है? ऐसा मार्कर कभी नहीं होगा, या ऐसा कर्क कभी नहीं होगा। कर्क ऐसा ही होगा और मार्कर ऐसा ही होगा। इसका एक आकृति क्या है? निश्चित है। दूसरा बच्चों, निश्चित आकृति के साथ साथ आयतन भी निश्चित होता है। ठीक है? आयतन का मतलब हुआ यह जो कर्क है ना, इसको हम अपनी हथेली पर रखेंगे तो अब देखिए कितना जगह छेक रहा है। ठीक है? इसको हम अगर बोर्ड पर रखेंगे तो क्या उतना ही जगह छेकेगा, कम ज्यादा? सर जी उतना ही जगह छेकेगा, क्योंकि कर्क का आकार थोड़ी बदल गया है स्थान के साथ। इसको अगर हम यहाँ फ्रिज पर रखें तो भी क्या होगा? उतना ही जगह छेकेगा। मतलब कहीं भी ये जगह छेकने में बेईमानी नहीं करता है। अगर हम इस चीज को लेकर के इस डब्बे को ऊपर में रखते हैं तो भी हमारा ये क्या करेगा? कर्क उतना ही जगह छेकेगा। तो इसका आकृति भी सेम है, आयतन भी सेम है। ठीक है? ना आकृति बदला ना आयतन बदला। तो हम कह सकते हैं कि जो भी ठोस पदार्थ होते हैं ना, उसके आकृति और आयतन क्या होते हैं बच्चों? निश्चित होते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि ठोस आपको समझ में आया। हम अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है द्रव। द्रव वैसे पदार्थ को कहा जाता है जिसका आकृति तो निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। जैसे आप पानी की बात करिए, तो पानी को हम ग्लास में रखेंगे तो क्या आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आप कहिएगा सर काहे नहीं आएगा?
क्या उस पानी को ग्लास में से लेकर के एक शीशी में, बोतल में डाल दीजिए, आएगा या नहीं आएगा? आप कहिएगा हाँ सर आएगा। उस बोतल के पानी को हम चाहते हैं कि थाली में रख दें, क्या आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर हम जिस वस्तु में रखना चाहते हैं उस वस्तु में रख रहे हैं, इसलिए इसका आकार निश्चित नहीं, इसका कोई आकार नहीं है। बोतल में रखिएगा तो बोतल के जैसा आकार बन गया, आप चाहे तो उसको बोतलाकार कह सकते हैं, ठीक है। ग्लास में रखे हैं तो ग्लास के जैसा आकार बन गया, तो उसको ग्लासाकार नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ग्लास के आकार का बन गया, ठीक है बच्चों। तो अलग अलग वस्तु में, बाल्टी में रखिएगा तो बाल्टी के आकार का बन जाएगा, बाल्टी आकार नहीं होगा लेकिन बाल्टी के आकार का बन जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग बर्तनों में हम अगर जल को रखते हैं ना तो उसके आकार भी क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, तो उसका कोई निश्चित आकार ही नहीं है। लेकिन आयतन हमने कहा कि निश्चित है बच्चों। आयतन निश्चित क्यों है? क्योंकि उसको कहीं भी रखोगे ना तो वो जगह छेकेगा ही छेकेगा, ठीक है। ग्लास में रखिएगा तो उतना ही जगह छेकेगा जितना ग्लास का एरिया होगा, जितना ग्लास का आयतन होगा, ठीक है। आप उसको बोतल में रखिएगा तो उतना ही जगह छेकेगा जितना बोतल का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। आप उसको थाली में रखिएगा तो उतना ही जगह छेकेगा जितना कि थाली का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि द्रव जो होते हैं ना उसका आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। क्या ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है कि नहीं? तो बिल्कुल होता है, ठीक है। गैस की बात अगर करें, अगला पॉइंट हमारा क्या आता है बच्चों, गैस। गैस की बात करें तो इसका ना तो आकार निश्चित है और ना ही क्या है, आयतन निश्चित है। नहीं कहने का मतलब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप गैस वाले को, जैसे सिलेंडर है, क्या सिलेंडर का गैस अगर ओपन कर दे तो जो गैस उड़ेगा तो किस आकार का उड़ेगा? ईंटा के जैसे उड़ेगा कि ग्लास के जैसे उड़ेगा कि बोतल के जैसे उड़ेगा? अब सर उसके बारे में तो पता ही नहीं, गैस दिखता थोड़ी है। जैसे हवा की बात करें, क्या हमारे आसपास यहाँ पर हवा है कि नहीं है? देखो यहाँ हवा होगा, ये दिख रहा है हवा आपको? नहीं दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि हवा हवा को नहीं देख सकते, इनविजिबल होता है, ठीक है। अब जब इनविजिबल होता है, देख ही नहीं सकते, तो इसके आकार और आकृति का हम पता कैसे लगाएंगे? नहीं लगेगा। क्या यहाँ नाक के पास, इस आसपास में ऑक्सीजन घूम रहा होगा? ठीक है, बिल्कुल। ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी होगा, नाइट्रोजन के साथ साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होगा। क्या उसे आप देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। और जब देख ही नहीं रहे हैं तो उसके हम आकृति आकार की क्या बताएं? हाँ, लेकिन एक चीज कह सकते हैं कि इसका आकृति निश्चित नहीं होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, ठीक है। आयतन भी इसलिए निश्चित नहीं होता है बच्चों क्योंकि आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, किसी वस्तु बर्तन में रख सकते हैं, लेकिन हर जगह हवा है। अब यहाँ पर हवा है, कितना जगह छेका है पता नहीं, ठीक है। और दूसरा, आकृति निश्चित इसलिए नहीं है क्योंकि इसको आप साइकिल के ट्यूब में भी रख सकते हैं, ट्रक के ट्यूब में भी रख सकते हैं, बैलून में भी रख सकते हैं जिसको गुब्बारा कहा जाता है, ठीक है। तकिया में भी हवा भरा करके सोया जा सकता है। तो हर एक वस्तु में आप हवा फूंक करके भी हवा लगा सकते हैं। तो हर एक जगह पर हवा मौजूद है, जिसके लिए हम कह सकते, और देखते कहीं भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों की हवा का जो है ना, आयतन और आकृति दोनों में से क्या होगा, कुछ भी निश्चित नहीं होगा। तो क्लियर है यहाँ तक कि कोई दिक्कत? वैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा, मैंने फिर से इसको रिवीजन कराया है और उम्मीद करते हैं कि आप तमाम बच्चों को समझ में आया होगा। देखिए, ठोस में एक और गुण पाया जाता है कि इसमें अंतरा अणुक आकर्षण बल अधिक होता है। कोई भी ठोस पदार्थ होता है बच्चों, उसके बीच की कणों की पकड़ ज्यादा होती है, इसीलिए तो ये मजबूत होता है, ठीक है। इसकी कणों की पकड़ इतनी ज्यादा है कि इसको अगर माथा पर एक बार ऐसे मारोगे तो चोट लगेगा, लेकिन पानी को अगर थोड़ा सा माथा पर मारोगे तो क्या चोट लगेगा? नहीं लगेगा। एक बाल्टी पानी लेकर सर पर डाल लो, कोई चोट नहीं लगेगा। एक बाल्टी ईंटा वाटा लेकर के सर पर डाल लो, क्या लगेगा? बढ़िया से चोट लगेगा। या किसी को ना एक गिलास पानी देह पर फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं। उसी जगह पर एक ईंटा लेकर के उसके देह पर फेंक दो, चोट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ना कणों की पकड़ बहुत ज्यादा होती है और इसमें कणों के छोटे छोटे हर एक पदार्थ ना छोटे छोटे कणों से मिल करके बना होता है, ठीक है। और वो कणों की पकड़ इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है ना कि मतलब बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि उसमें अंतराणु का आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। इतना ज्यादा होता है कि सारे के सारे कण एक दूसरे से चिपके रहते हैं, तो ये तनिको जगह ही नहीं रहने देता है। अगर तनिको जगह नहीं रहेगा तो हम क्या कहेंगे, तो उसमें तो स्थान बीच में खाली नहीं है। जब स्थान खाली नहीं होता, उसी स्थान को कहते हैं अंतराणुक आकर्षण, सॉरी, अंतराणुक रिक्त स्थान। और अंतराणुक रिक्त स्थान ना ठोस पदार्थ में कम होता है, ठीक है। द्रव में रिक्त स्थान उससे ठोस से ज्यादा होगा और गैस में सबसे ज्यादा होगा। बल ठोस में ज्यादा, द्रव में उससे कम, गैस में सबसे कम, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है चीजें यहाँ तक? और कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है भौतिक गुण। तो समझ में आ गया सर जी, ये 9th में पढ़ना था। मेन जो हमारा 10th का सिलेबस है ना, वह इन्हीं चीजों पर टिका हुआ है, ठीक है। हालांकि इसमें से भी कुछ चीजें आप 9th क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है। जैसे हम रासायनिक गुण की बात करें तो रासायनिक गुण ना बच्चों हमें ये बताता है कि कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिल करके अभिक्रिया करके ना किस तरह का व्यवहार करता है, किस तरह का बिहेव करता है, ठीक है।
तो इस बिहेव के बारे में बताता है। रासायनिक क्रिया का मतलब ही होता है कि प्रयोगशाला में अभिक्रिया किए, दूसरे के साथ गर्म किए, ठंडा किए, इन सब चीजों को बताता है। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, रासायनिक गुण की अगर हम बात करें तो रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ के दो भाग हैं। पहला शुद्ध पदार्थ, वह ऐसे पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार के पदार्थों का मेल नहीं होता है। एक ही गुण और संघटन वाले पदार्थ मिले होते हैं उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जिसमें अलग अलग गुण और अलग अलग संघटन वाले पदार्थ मिले होते हैं उसे क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अगर हम बात करें मेरे प्यारे भाई शुद्ध पदार्थ की, तो शुद्ध पदार्थ में तत्व आता है एक वैसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ है और इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है। अगर हम बात करें इस संसार में तो कुल मिलाकर के 118 गो तत्व है। कुल मिलाकर 118 तत्व है, जिसमें से 112 तत्व ज्ञात हैं, कुछ अज्ञात तत्व भी हैं। ठीक है, क्लियर है? हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, यौगिक पर। यौगिक की बात करें बच्चों तो यही जो तत्व है ना, दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में मिलता है तो किसका निर्माण करता है? यौगिक का निर्माण करता है। बस फर्क ये है ना कि इस यौगिक में तत्व की मात्रा एक निश्चित होगी। तत्व की क्या होगी? एक निश्चित मात्रा होगी। क्लियर है? दूसरा हमारा आता है अशुद्ध पदार्थ। बच्चों, अशुद्ध पदार्थ में आता है मिश्रण। ठीक है, मिश्रण की बात करें तो मिश्रण में किसी भी तरह का रासायनिक या भौतिक अभिक्रिया नहीं होता है, लेकिन तत्व के निर्माण में भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया होता है। क्लियर है? तो जब रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया नहीं होता है ना, तो कैसे बनता है मिश्रण? तो कुछ नहीं करिए बच्चों, थोड़ा सा चावल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा दाल मिला दीजिए, बन गया मिश्रण। ठीक है, थोड़ा सा बालू ले लीजिए, बालू में थोड़ा सा चीनी मिला दीजिए, बन गया मिश्रण। हालांकि ऐसा नहीं करिएगा, नहीं तो घर में पिटाई लगेगी। ठीक है, नमक ले लीजिए, नमक में चीनी फेंट दीजिए, हो गया मिश्रण। हाथ से मिलाना मिश्रण कहलाता है। मिश्रण में किसी प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता, ना गर्म करते हैं, ना ठंडा करते हैं, ना उष्मा आता है। आप चैप्टर 1 के रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में पढ़े होइएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती है, कौन कौन सी चीज होती है जिससे पता चलता है कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रहा है। चीजें क्लियर है कि कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? बताइए, क्लियर है यहाँ तक? तो वही कह रहा है शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। मिश्रण की अगर बात करें तो इसमें किसी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, बस दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में बस मिला दिया जाता है उसको। ठीक है, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांग मिश्रण और एक विसमांग। समांग में क्या होता है ना, दो पदार्थ आपस में पूर्ण रूप से पूर्णतः मिलते हैं। पूर्णतः मिलेगा, जैसे कि पानी में अगर आप नमक मिलाइएगा ना एकदम अच्छे से मिल जाएगा, लेकिन वहीं पर पानी में आप अगर बालू मिलाइएगा तो क्या अच्छा से मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, दूध में अगर आप पानी मिलाइएगा अच्छे से मिल जाएगा, जहां अच्छे से मिल जाए समांग, जहां अच्छे से ना मिले विसमांग। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यौगिक के बारे में आपको इस चैप्टर में बच्चों ये भी मतलब सॉरी इस क्लास में ये भी आप 10th क्लास में पढ़िएगा। चैप्टर 4 अगला चैप्टर वैसे है। धातु अधातु के बाद एक चैप्टर आता है जिसका नाम है कार्बनिक यौगिक। ठीक, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन की मौजूदगी हो, अकार्बनिक जिसमें कार्बन की मौजूदगी, कार्बन की उपस्थिति न हो। ठीक है, ये नाम से ही पता वैसे भी चलता है। आगे इसके बारे में पढ़ना भी है तो इसमें विशेष रूप से इस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे भाई अगला जो हमारा पॉइंट आता है ना वो है तत्व। जानते हैं इस तत्व के बारे में कि आखिर भाई साहब वाले तत्व होते क्या है? ठीक है, तत्व कहते किसको है? तत्व तो हमने देखा कि सर जी एक ही प्रकार के गुण और संगठन वाला जो तत्व होता है, उस जो पदार्थ होता है उसे शुद्ध पदार्थ होता है, उसे तत्व कहते हैं। ठीक है, तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु होता है। इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसे विभक्त नहीं किया जा सकता। क्लियर है? हम अगर बात करें मेरे भाई तो तत्व होते हैं 3 प्रकार के। पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। क्लियर है? अब हमारा जो चैप्टर है यही चैप्टर है, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें यहाँ तक स्पष्ट रूप से समझ में आई है। जिन भी बच्चों को इसका स्क्रीन शॉट लेना है आप फटाक से स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर इसको साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं जल्दी। तो मेरे बच्चे चलिए, देखो बच्चों, जीवन का सबसे कठिन कार्य लगता है सुबह में जगना, और ये सबसे बड़ी कार्य है। हम तमाम बच्चों से यही अनुरोध करेंगे कि सवेरे जगिए और सवेरे क्लास करिए, क्योंकि सुबह में जो क्लास आप कर रहे हैं ना, एक एक पॉइंट, एक एक बात आपको बारीकी से याद रहेगा। ठीक है, जीवन में कभी नहीं इसको भूलिएगा। सुबह में एकदम आपका माइंड फ्रेश रहता है और इस टाइम में पढ़ने का एक अलग ही मजा है। ठीक है, तो क्लियर है? चलिए
अब हम आगे बढ़ते हैं धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल वाले अपने चैप्टर की तरफ। सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है बच्चों मेटल, जिसको हम धातु कहते हैं। बच्चों अगर हम इस धातु की बात करें तो धातु की कुल संख्या वैसे 92, हमने आपको कहा टोटल 118 तत्व हैं, ठीक है। इस 118 में 92 को क्या है, धातु है, लगभग 22 अधातु है, ठीक है। 92 को धातु है और 22 को क्या है, अधातु है। जो बच गया वो हमारा उपधातु है, नन मेटल है। क्या है वो, उपधातु यानी कि नन मेटल है। क्लियर है, लगभग 6 के आसपास में ये है। देख लेना कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो गई हो, ठीक है, कोई दिक्कत। ये 92 है, ये तो हम श्योर हैं। ये 22 है, लगभग ये भी श्योर है। नन मेटल एक बार आप देख लीजिएगा, हमें जहां तक उम्मीद है कि ये 6 है, हो सकता है कहीं 118 से ज्यादा ना हो जाए, ठीक है, इसलिए आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा। बच्चों इस पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में, ठीक है, अगर हम बात करें धातु की, सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं, धातु, ठीक है। तो 92 धातु है। धातु कहते किसको है, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन उठेगा कि सर धातु होता क्या है, ठीक है। देखिए धातु ना वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो, ठीक है। 1 2 3 जिसके बाहरी कक्षा में, तो कितना सारा तुम परिभाषा बना सकते हो बच्चों। अब इसीलिए हम कहते हैं, मेरे जो भी स्टूडेंट है ना वो अपने मन से परिभाषा बनाइए। कह रहे धातु किसे कहते हैं, तो परिभाषा नंबर 1 आप कहिएगा वैसे तत्व या वैसे शुद्ध पदार्थ जो अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धन आयन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं, पहला। दूसरा, वैसे पदार्थ या वैसे शुद्ध पदार्थ जो विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। तीसरा, वैसे पदार्थ जिनमें आघातवर्धनीयता एवं तन्यता का गुण पाया जाता है, धातु कहलाते हैं। हम यह कह सकते हैं कि वैसे पदार्थ, ठीक है, हाँ क्लियर है बच्चों, जो विद्युत का सुचालक हो, हमने कहा विद्युत एवं उष्मा का सुचालक हो, उसे भी हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। वैसे पदार्थ जिसको पीटने पर टन टन की आवाज हो, मतलब एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकले, उसे धातु कहते हैं, ठीक है। एक विशेष प्रकार की चमक हो, उसे धातु कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि धातु के बहुत सारे परिभाषाओं को आप समझ सकते हैं अलग अलग तरीके से। सबसे पहला जो हमने आपको कहा कि धातु की बात अगर हम करें बच्चों, तो धातु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहरी कक्षा को हम अंग्रेजी में आउटर मोस्ट सेल या ऑर्बिट कहते हैं। क्लियर है, तो बाहरी कक्षा की अगर हम बात करें ना, तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। हमेशा याद रखना बच्चों, यदि किसी भी तत्व के, यदि नोट में लिख लीजिएगा वैसे अगर आप चाहे तो, यदि किसी भी तत्व के, यदि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में, किसमें, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 हो, तो वह इलेक्ट्रॉनों वह इलेक्ट्रॉनों वह इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। वह इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा बच्चों, त्याग करेगा। क्लियर है, जिसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो और 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, त्याग करेगा। आपके मन में क्वेश्चन है कि सर क्यों करेगा त्याग, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो त्याग क्यों करेगा। तो थोड़ा सा हम आते हैं, क्योंकि देखो बच्चा अभी नहीं तो कभी नहीं, आप 10th में है और अंतिम समय है आपकी, ये पड़ाव है 10th की, ठीक है। और अभी भी अगर नहीं समझिएगा तो फिर कभी भी नहीं समझिएगा, ठीक है। तो अब आपके लिए समय आ गया है समझने का, क्योंकि ये आखिरी मौका है और इस जगह हम आपसे चीटिंग नहीं कर सकते इन चीजों को समझाने में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी वैसे बच्चे हैं जिनको आखिरी बाहरी कक्षा वाला कहानी नहीं समझ में आता है, वो इन चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, ठीक है, अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए दुनिया में जो भी तत्व है ना, जितने भी तत्व हैं, उनका एक संकेत होता है। हर एक तत्व का क्या होता है, एक संकेत होता है। उसके अलावे उसमें अंदर मौजूद परमाणु का परमाणु संख्या होता है, परमाणु भार होता है, ठीक है। तो मेन रूप से हम यहाँ पर बात करेंगे संकेत पर और उसके परमाणु संख्या पर और उसके नाम पर भी कि कौन सा परमाणु है। मानकर चलिए मेरे भाई, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो आप जानते हैं हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का संकेत होता है H, ठीक है, और इसका परमाणु संख्या होता है 1, ठीक है। तो यह जो 1 है ना परमाणु संख्या, जितना इसका परमाणु संख्या होता है
उतना उसमें क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, उतना उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो एक जिसका परमाणु संख्या है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा। क्लियर है? उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, उसमें कुछ नहीं होता, ना प्लस ना माइनस। क्लियर है? तो जैसे हाइड्रोजन है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक है, परमाणु संख्या जितना रहेगा इलेक्ट्रॉन उतना ही रहेगा। तो यह इस एक इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं संभाल करके रखने का प्रयास करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को यह अपना संभाल कर रखने का प्रयास करेगा। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को संभाल कर रखने के लिए एक घर का निर्माण हुआ। इसी घर को हम लोग सेल या कक्षा या कमरा कहते हैं। ठीक है, या ऑर्बिट भी कहते हैं। ये जो पहला घर बना है, जिस घर में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो एक ही तो है ही इसके पास, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रख लिया। ठीक है, हम अगर दूसरे तत्व की बात करें जिसका परमाणु संख्या एक से ज्यादा होगा, हमने ले लिया बच्चों हीलियम। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। कितना होता है? 2, और इसका संकेत होता है He। हीलियम का संकेत बच्चों क्या होगा? He। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो 2 होता है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से हो गई बढ़कर 2। यह भी एक घर बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन रख लिया। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर वो जो घर होगा कितना बड़ा घर होगा और उस घर में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? क्या हर एक घर में जितना मन होगा 1 रखे, 2 रखे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्या इतने सारे इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? तो मेरे बच्चे इसके लिए ना एक सूत्र आता है जिसको कहा जाता है 2n का स्क्वायर। 2n का स्क्वायर यह बताता है कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। यह क्या बताता है कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जहां पर n की अगर हम बात करें, कह रहा है जहां n बराबर होता है कक्षा ऑर्बिट यानी सेल की संख्या। n बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सेल की संख्या, कक्षा की संख्या। ठीक है, हाँ, अगर n की मान 1 है यानी हम बात करते हैं पहले कक्षा की, तो देखिए कह रहा है 2 इंटू एन का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 2 इंटू 1 यानी कि 2 आएगा। यानी पहले कक्षा की बात किए तो पहला कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन रहेगा? तो आप कहिएगा सर जी 2 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा। कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे बच्चों? तो आप कहिएगा सर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा अधिक से अधिक तो कम से कम हम एक नहीं रख सकते हैं क्या? क्या मेरे पास एक ऐसा बेंच है, या मानकर चलिए बस में 40 सीट का बस है, तो क्या उसमें 20 लोग नहीं बैठ सकते हैं क्या? आराम से बैठेंगे। 1 लीटर पानी वाले बोतल में क्या हम आधा लीटर पानी नहीं भर सकते हैं? भर सकते हैं। और बताओ 1 लीटर पानी वाले बोतल में 1.5 लीटर पानी भरा जा सकता है क्या? बताइए खुशनोड़ी जल्दी, या कोई भी बच्चे बताइए, क्या 1 लीटर पानी वाले, हाँ, 1 लीटर पानी वाले बोतल में 1.5 या 2 लीटर का पानी भराया जा सकता है क्या? जल्दी बताइए। नहीं भरा जा सकता है। 1 लीटर पानी वाले में कितना भराएगा? 1 ही लीटर भराएगा। क्लियर है? या 1 लीटर से कम भरने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 10 आदमी का टेम्पो वाला सीट जो होता है उस पर 8 आदमी पैसेंजर भी बैठता है, 5 पैसेंजर भी बैठता है, लेकिन 20-30 नहीं बैठता है। क्यों? ज्यादा नहीं होगा। जितनी लिमिट है, जितनी क्षमता है, उतने ही पैसेंजर उसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसमें बता रहा है कौन चीज, कि मैक्सिमम 2 रखिए, यहाँ पर 1 था रख दिए, यहाँ पर 2 रखिए, 2 रखा गया। अब बताओ, अगर मानकर चलो हम ले लेते यहाँ पर कहीं लिथियम, जिसका परमाणु संख्या Li, सॉरी जिसका संकेत Li होता है और इसका परमाणु संख्या बच्चों 3 होता है, तो यह अपने इलेक्ट्रॉन को कैसे रखता? एक घर बनाता। पहला कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन रख लिया, अभी भी तो एगो बच गया। अब इसमें तो 2 गो रहेगा, ये तो दिक्कत है, 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो यह क्या करेगा? एक और घर बनाएगा। जब n का मान कितना हो गया? 2, यानी अब दूसरा घर बना। अब दूसरा घर में कै गो इलेक्ट्रॉन रहेगा? तो कहिएगा सर 2 गुने, फार्मूला पर रख दीजिए ना, 2 गुने n के जगह पर 2 का स्क्वायर, यही n के जगह पर 2 का स्क्वायर, और 2 गुने 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर जी 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी दूसरा का घर का क्षमता है 8 को इलेक्ट्रॉन रखने का, तो क्या 8 से कम नहीं रखाएगा? यस या नो? 8 से कम रखाएगा कि नहीं रखाएगा? आराम से रखाएगा। तो हम यहाँ पर ना एक को तो है ही है, एगो इलेक्ट्रॉन रख दिए। ठीक है, एक को है तो एगो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? हम रख दिए। 8 गो का क्षमता था। अब दिक्कत क्या है? 8 गो का क्षमता था, एगो इलेक्ट्रॉन रखे, मजाक थोड़ी चल रहा है क्या भाई? एगो इलेक्ट्रॉन रखने के लिए घर को बनवाना पड़ा है, दुख की बात है ना। तो यहाँ पर एक नियम कहता है कि देखो, अगर घर बनवाए हो तो कम से कम 8 गो इलेक्ट्रॉन रखो, नहीं तो उस घर की जितनी क्षमता है उतना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे पहला जो घर था उसका क्षमता 2 है, तो 2 गो था ना उसमें। यहाँ पर पहला घर में 2 क्षमता था तो 2 हो गया इलेक्ट्रॉन। दूसरा घर का क्षमता 8 है तो 8 रखिए।
हो सकता है कि तीसरा घर का क्षमता क्या हो, ज्यादा हो, तो आपको ज्यादा भी रखना पड़ेगा, ठीक है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर दिक्कत आ गई कि इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितना है, तो एक है। अब एक इलेक्ट्रॉन तो रख नहीं सकता है, विवाद फंस गया, दिक्कत हो गई। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन आपको रखने ही नहीं दिया जाएगा, आप या तो इसको हटाइए यहाँ से, ना तो 7 को और खोज करके लाइए, 8 पुराइए। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस एगो को हटा करके फेंकिए, किसी को दे दीजिए, गरीब में दान कर दीजिए, नहीं तो 7 को और इलेक्ट्रॉन क्या करिए मेरे बच्चे, लेकर के आइए। अब इसके साथ समस्या है कि 7 को किसी से मांगने जाएगा, कोई देगा या ना देगा, कोई ठीक नहीं। बेचारा के पास एगो कह दो, जाने दो, एगो जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं, दइए देते हैं किसी को, ठीक है। क्योंकि किसी से मांगने जो जाएगा तो ये उसी इंसान से मांग सकता है जिसके पास क्या होगा, 7 गो इलेक्ट्रॉन होगा, उसी से ना मांगेगा। और जिसके पास 7 गो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास कै गो कम होगा, एगो कम होगा, ठीक है, क्योंकि 8 गो चाहिए। नियम कहता है कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होनी चाहिए। और ये जो 8 पुराने वाला नियम है कि हर जगह पर 8 का 8 पुरा रहा है ना, इस 8 पुराने वाले नियम को अष्टक नियम कहते हैं। अष्टकिया नहीं, अष्टक नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, अष्टक नियम। तो हर एक तत्व चाहता है कि हम अष्टक नियम का क्या करें, पालन करें, क्योंकि जितनी जरूरत है, जितना क्षमता है उस घर का, जरूरी नहीं कि हम उतना पुराइए देंगे, तो कम से कम अष्टक नियम का तो पालन होगा। कम से कम 8 को तो हम पुरा देंगे। तो यही हर एक तत्व चाहता है कि कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन पुरा दें, 8 को इलेक्ट्रॉन पुरा दें। क्लियर है कि कोई दिक्कत, ईमानदारी से बताइएगा, सारे के सारे बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है चीजें। चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन था तो दिक्कत हो गया। एक और तत्व हम लेते हैं, उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से आप समझिए। क्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, यानी इसमें 17 गो इलेक्ट्रॉन है। पहला कक्षा में 2 गो, दूसरा कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरा में 8 और 2 10। लेकिन इसके पास 17 गो है ना, एक और घर का निर्माण हुआ, लेकिन तीसरा में रहेगा कै गो, तो 2 गुने 3 का स्क्वायर हो जाएगा n के जगह पर, 2 गुने 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 दूनी 18। क्षमता है इस घर में 18 गो रखने का। कह रहा है या तो 18 गो रखो जितना क्षमता है, न तो कम से कम कितना रहेगा, तो कम से कम 8 गो रहेगा। और 8 गो रहेगा तो अष्टक नियम का पालन होगा। क्या होगा, अष्टक नियम का पालन होगा, ठीक है। तो अभी इसके पास बेचारा के पास है कितना, तो कहोगे सर जी 7 गो है, 3 और 4 7, ठीक है। यहाँ पर हम नजदीक में लिखे हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, घूम रहा है, रुकता नहीं है, ठीक है। चारों तरफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या करते रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं। क्लियर है। अभी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है कम, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। जैसे उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। अब मानकर चलो कोई तत्व है, एक्स तत्व है, ठीक है, जिसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। अब दो कंडीशन है, इसको भी 8 को पुराना है और इसको भी 8 को पुराना है। तो यह क्लोरीन इससे मांगा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास है, दे दो ना, हमको क्या बिगड़ जाएगा, दे दोगे, हमारे बाहरी कक्षा में 8 को इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक्स बोलता है भाई 7 को तुम ही दे दो ना, मेरे बाहरी कक्षा में 8 को हो जाएगा। तो तुम बताओ बच्चों, सुविधा किसको होगा देने में, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप तो हो नहीं सकता है। ऐसा पार्टनरशिप कहीं देखो हो कि चलो एक किराना का दुकान खोलते हैं, 2000 रुपया तुम लगा दो, 98,000 हम लगा लेते हैं, 1 लाख का एक दुकान होगा, दोनों आदमी आधा आधा का पार्टनर बन जाएंगे। क्या ऐसा दुकान कभी होता है, कभी नहीं होता है, ठीक है, ऐसा दुकान कभी भी नहीं होता है। तो क्या होगा, 7 और 1 में तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकता है। देने में सुविधा किसको होगा, अरे भाई एगो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो क्या किस्मत ले जाएगा, ये सोचेगा कि मानकर चलो एगो इलेक्ट्रॉन मेरा अगर ले ही गया तो नसीब लेके थोड़ी चला जाएगा। देना देना होगा देगा, नहीं देना होगा तो पचा लेगा, और क्या, दोनों तो सुख से रहे। इसका तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया ना, वो चैन से तो है ना, ठीक है। और एक और फायदा है कि बाहरी कक्षा में जो था वही इलेक्ट्रॉन दिया है ना, एक को तो बाहरी कक्षा में था तो एगो दे दिया। इसके अंदर वाला जो कक्षा था वो भरा था, तब ना बाहरी कक्षा का निर्माण हुआ। तो अंदर वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन या तो 2 रहा होगा या तो 8 रहा होगा, तब तो नया का कक्षा बना था। तो हम इस चीज में एक चीज यहाँ देख सकते हैं कि देखो, दान देने से घटता नहीं है, बढ़वे करता है, ठीक है। ये जो दान दिया है ना, इसका घटा नहीं है। ई भी अष्टक नियम का पालन करना शुरू कर दिया और ई भी अष्टक नियम का पालन करना शुरू कर दिया, या इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या संतुलित हो गई। क्लियर है, और ये स्टेबल हो गया। क्लियर है। देखो दुनिया में ऐसे 6 ही तत्व हैं बच्चों, दुनिया में ऐसे, यानी पीरियोडिक टेबल हमारे रसायन शास्त्र ना, ऐसे 6 ही तत्व हैं जो पूर्ण रूप से क्या है, स्टेबल हैं, जिसको कहा जाता है अक्रिय गैस, जिसको कोनो आदमी से कोई माने मतलब, अक्रिय का मतलब है क्या होता है, किसी से कोई माने मतलब नहीं रखना, ठीक है। अक्रिय और सक्रिय दो गैस होते हैं। पहला
जो किसी से कोई माने मतलब नहीं रखते उसको अक्रिय कहते हैं, यानी जिसके बाहरी कक्षा पहले से 8 हुए थे, न किसी से लेना है न किसी से देना है, कहीं दुनिया जाए कुछ करे हमसे उससे कोई माने मतलब नहीं है। वो 6 गो है कौन? तो देखिए बच्चों यह 6 गो है, हीलियम, ठीक है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है, जेनन और रेडॉन, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन है। आपके मन में क्वेश्चन हो कि सर कोई ट्रिक रहता है इसको याद करने का तो ज्यादा बढ़िया होता। देखो एक आदमी है, एक क्रिकेटर है श्रीलंका का जिसका नाम है हिनियरकर, क्या है? हिनियरकर नाम है। वो क्रिकेट खेलने गया तो कुछ रन बनाया, क्रिकेट खेलेगा तो स्वाभाविक है रन बनाएगा, लेकिन कितना रन बनाया पता नहीं। तो मान लेते हैं x रन, मैथ के स्टूडेंट हो, मान लो x रन, ठीक है। तो हम यहाँ पर मानते हैं कौन चीज? हिनी अरकर एक्स रन, क्या माने? हिनियरकर एक्स रन। देखो ही का मतलब हो गया हीलियम, नी का मतलब हो गया नियॉन, अर का मतलब हो गया आर्गन, कर का मतलब हो गया क्रिप्टन, जेड का मतलब हो गया जेनन, रन का मतलब हो गया रेडन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक आपको आसानी से समझ में आया होगा हिनियरकर एक्स रन वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक की खेल आपको समझ में आ गई होगी कि कोई इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा क्यों और कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा क्यों, सुविधा किसको हुआ था कि लेने में और किसको हुआ था इलेक्ट्रॉन देने में, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं कल इसके आगे के टॉपिक के साथ। कल भी आपकी क्लास केमिस्ट्री की ही होगी और इसके आगे की चीजों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इसको बीच में छोड़ना सही नहीं होगा। हाँ बच्चों सारे की सारे चैप्टर्स की क्लास आएगी, आप निश्चिंत से क्लास में लगे रहिए, ठीक है। चलिए मेरे भाई आज की क्लास को वहीं पर ओवर करते हैं।